तो पहले धीरज जी एक चीज समझना चाहेंगे। अमेरिका के ऊपर बार बार दबाव तमाम राष्ट्र बना रहे थे कि आप शांति के रास्ते को अपनाइए, बातचीत के रास्ते को अपनाइए। अमेरिका ने उस रास्ते को अपनाया भी, लेकिन जो सहयोगी इजराइल रहा उसने लेबनान पर तरह तरह से न सिर्फ सैन्य हमले किए बल्कि हथियारों के आधार पर मिसाइल अटैक्स भी किया। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो तीखी बातचीत हुई वो कल से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। तो आगे आने वाले समय में आप क्या ये पाते हैं कि शांति का रास्ता बहुत आसान है, या फिर निश्चित तौर पर अगर शांति अपनानी है तो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप को अपने गुट से थोड़े दिन के लिए बाहर करना ही होगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए आप। हाँ, देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट हैं। मैं इस टाइम कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में हूँ। तो जब से ये वॉर शुरू हुई है उसके कुछ ही हफ्तों के बाद पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से यहाँ पे भी गिरी। डोमेस्टिक फ्रंट पे पहले से ही उन्हें घेरा जा रहा था, एक बहुत बड़ा एक कंसर्न था। और इवन मागा वोटर बैंक जो है, मैं कई मीडिया चैनल्स पे इस पे बात कर चुका हूँ, उनका भी हार्डकोर वोट सपोर्ट जो है वो तकरीबन 20 से 25% डिपेंडिंग आप कौन सा सर्वे देखते हैं ड्रॉप हो चुका है। उनके खुद के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो अब जनता में जब जाते हैं तो जनता को वो समझा नहीं पा रहे कि ये लड़ाई हमसे कैसे कनेक्टेड है। इसराइल से तो है लेकिन हमसे कैसे कनेक्टेड है। जो स्विंग वोटर्स जो कि निर्णायक रोल प्ले कर सकते हैं नवंबर इलेक्शंस मिड टर्म में, जिन्होंने उनको जिताया, वो तो उनके हाथ से दूर जा चुके हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी छवि जो प्रोजेक्ट की थी वो एक एक पीस मेकर की थी जो दुनिया भर की लड़ाइयां छुड़वाएगा। तो वो एक नई लड़ाई में हम कैसे घुस गए जिसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा और कोई स्ट्रैटेजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब ट्रम्प के कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, तो दिखाई देता है कि इजराइल का इंटरेस्ट इस लड़ाई को फिलहाल रोकने में नहीं है। वो हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत बैकफायर कर रहा है। और इवन मागा वोटर बैंक पे भी बहुत हिट हो रहा है। और वो समझा नहीं पा रहे कि हम इजराइल की लड़ाई में क्यों घुस रहे हैं। और दूसरा, जब से हमारे पोप ने जब स्टेटमेंट दी थी कि जो बेगुनाह लोगों के जो हाथ खून से रंगे हो उनका, अगर आपको याद हो, उनकी प्रेयर्स भी इफेक्टिव नहीं होती भगवान को या जीसस को। तो वो बहुत बहुत रेजोनेट की है इधर मिड वेस्ट में और सदर्न स्टेट्स में, अलाबामा में, जहाँ पे क्रिश्चियन बेल्ट बहुत स्ट्रांग है, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की, जिन्होंने हार्डकोर रिपब्लिकन्स होते हैं। तो हमारे खुद के जो इश्यूज हैं अमेरिका में, जैसे महंगाई है, अब एआई, मैं हेल्थ केयर एआई पे काम करता हूँ, जॉबलेसनेस क्रिएट हो रही है, इन्फ्लेशन है, और कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन, जिसको लो ग्रोथ, और हमारी ग्रोथ तो बहुत ही लो है और महंगाई एक साथ बढ़ जाए तो स्टैगफ्लेशन, उसका रिस्क हमें दिख रहा है। हमारे अंदर भी एनर्जी की कॉस्ट 40 से 50% बढ़ चुकी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ गैसोलीन अगर हम बात करें, यहाँ पे, यहाँ मैं कैलिफोर्निया में हूँ, $4.5 थी, अब $6.5 के करीब है। और ये मत भूलिए कि मेजर ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर सब्जी, फ्रूट, हर चीज उससे इफेक्टेड होती है। तो पब्लिक इज वेरी अपसेट एंड एंग्री एंड दे वांट दिस वॉर टू स्टॉप। लेकिन कहीं पे भी जब भी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आती है, कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। और मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कंसल्ट भी करता हूँ। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि 6 महीने तक हमने, 2 क्वार्टर्स तक हमने इसको एज्यूम करके चला है कि चलेगी। लेकिन अगर उसके बाद चलती रही है वॉर, तो देखिए जो फाइनेंशियल शॉक इससे आएगा, उससे हम डेफिनेटली रिसेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और अमेरिकन इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ इकोनॉमीज पे फर्क पड़ेगा, जो कि एनर्जी पे फुली 80 से 90% हरमुज पे डिपेंडेंट है। जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया। चाइना तो सिर्फ 15% डिपेंडेंट है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज को बहुत दिक्कत आएगी और इट्स विल बी वेरी वेरी बैड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक।